स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। पॉलिटी का अर्थ क्या होता है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, एक विषय के रूप में इस सब्जेक्ट ने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया कि आज लोग इसे पढ़ते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स, देखेंगे कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, यहीं से हुआ है। राजनीतिक दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो ये पहले जानकारी हम लोग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, यह दर्शन का अर्थ होता है कि सोच होता है। ठीक है, यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? सोच है। जब यही सोच को सबूत मिल जाते हैं तो यह विज्ञान बन जाती है। ठीक है, जब इसी सोच को सबूत मिल जाती है तो यह विज्ञान बन जाती है। जैसे कि राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बना है, राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बन गया है हमारा। ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पहले विद्वानों का मानना था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है ना, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पर यह गलत साबित हुआ। उनका एक सोच था। फिर उन्हीं के तत्पश्चात पता चला कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती थी, तो यह सही था और ये सोच था। उनको प्रूव मिला, एविडेंस मिला, तो वह एक विज्ञान के रूप में भूगोल के नाम पे हम लोग जो पढ़ते हैं, जब भूगोल पढ़ते हैं तो वही है। ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन से क्या बना है? राजनीतिक विज्ञान बना है। ठीक है, राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बना है। और राजनीतिक विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था आई है। राजनीतिक विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था आई है। तो राज्य व्यवस्था में जो राज्य व्यवस्था है उसका उद्भव राजनीतिक दर्शन से हुआ है, और दर्शन को जब सबूत मिलते हैं तो वह राजनीतिक विज्ञान बनता है। और राजनीतिक विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था आई है। ठीक है, ये पहले हमने बात कर लिया है, तो यही है। तो अंततः क्या बात है, ये जानकारी देखिए कि अंततः है राज्य व्यवस्था का उद्भव राजनीतिक दर्शन से हुआ है। राजनीतिक दर्शन ने राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया है, और राजनीतिक विज्ञान से ही पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था आई है। ठीक है, इसी से आई है। तो आगे देखेंगे राजनीतिक दर्शन कैसे राजनीतिक विज्ञान बना। एक ही तुरंत में तो बन नहीं गया होगा, इसे बनने में बहुत सारा टाइम लगा होगा। कैसे ये उभरा, मतलब कैसे हुआ, इसका मतलब एक राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान इतने मतलब बड़े स्तर पे कैसे बना, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, राजनीतिक जो दर्शन है वो आया कहाँ से, कहाँ के लोगों ने किया, तो वो ग्रीक के लोग। अब ग्रीक जो है, हिंदी में इसको यूनान बोलते हैं। ठीक है, और इसे अभी वर्तमान में ग्रीस बोलते हैं। और जिसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस है। जो यहाँ पे दिया हुआ है एथेंस है, ग्रीक की राजधानी एथेंस है। तो वहीं से 3 लोग उभर के आए। ठीक है, पहले जो व्यक्ति थे महान, उनका नाम था सुकरात। ठीक है, इनकी कोई ग्रंथ नहीं थी, कोई किताब ही नहीं लिखे थे, पर महान व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने पहली बार इन्होंने दर्शन दी, मतलब फिलॉसफी दी। इन्होंने राजा के बारे में बात की कि राजा को कैसा होना चाहिए और राजा किस तरह काम करना चाहिए। ठीक है, और एक देश में किस तरह की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, यही सब इन्होंने बताया है। ठीक है, किसने बताया? तो ये सुकरात ने बताया। पर इनकी कोई किताब नहीं है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो। सुकरात के शिष्य प्लेटो, तो उनकी एक किताब आई जिनका नाम था रिपब्लिक। ठीक है, और उनकी यह विख्यात किताब हुई। उन्होंने द एकेडमी शिक्षा संस्थान भी खोला। ठीक है, द एकेडमी नाम का शिक्षा संस्थान खोला। कहाँ खोला? तो ग्रीस में ही खोला, और सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो। तो शिक्षा संस्थान खोला तो वहाँ से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे उभरे ही होंगे। तो इन्हीं के द एकेडमी शिक्षा संस्थान से कौन निकल के आए? वो थे हमारे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। तो अरस्तु ने एक किताब लिखी। ठीक है, उस किताब का नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लिखी, और इन्हीं के तत्पश्चात, इसी किताब के लिखने के तत्पश्चात इन्हें क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के जनक कहा जाने लगा। किन्हें कहा जाने लगा? तो अरस्तु को कहा जाने लगा। अरस्तु के भी शिष्य थे। कौन थे? सिकंदर। इनके अन्य नाम है अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो
तो इनके बारे में हम लोग को इतिहास में पढ़ना, ये कोई फिलोसफर नहीं थे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को इतिहास में पढ़ना है। और ये महान शिष्य थे किसके? अरस्तु। रिवीजन के लिए हम लोग देख लेंगे, आप लोग को याद हो जाए कि राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान बना कैसे। तो आप लोग देखिए, पहले ग्रीक से आया, ठीक है, ग्रीक की राजधानी एथेंस, और 3 महान लोग उभर के आए, सुकरात, इनके शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे, और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर थे। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पे, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था पे। पॉलिटी स्टार्ट किए, राज्य व्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है अब हम जानेंगे। तो देखिए, इसका हम लोग संधि विच्छेद करके देखते हैं, हमको एक अच्छा सा मतलब निकल के आ जाएगा, ठीक है। राज्य व्यवस्था, तो राज्य जोड़ व्यवस्था, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राज्य जोड़ व्यवस्था। तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य, राज्य को इंग्लिश में स्टेट। तो बात यह हुआ कि राज्य अब बोलेंगे किसको, ठीक है। तो महान महान व्यक्तियों ने, महान महान विद्वानों ने बहुत सारे इसकी परिभाषाएं दी, परंतु कोई इस पे निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहा था कि हम लोग राज्य किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार की बात है, अब देखिए, राज्य व्यवस्था को समझने के लिए पहले हमको राज्य को समझना होगा, ठीक है। परंतु राज्य का परिभाषा अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से दिया। तभी 1933 में, 1933 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम उरुग्वे है, ठीक है, जिसका नाम उरुग्वे है, और उसकी राजधानी कहाँ है? ये मोंटेविडियो, ठीक है, मोंटेविडियो राजधानी है। तो इसी कन्वेंशन में 1933 दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजन किया गया जहाँ पे देश देश के बड़े बड़े राष्ट्रपति, बहुत विद्वान लोग पहुँचे। तभी उन्हीं के मत से, उन्हीं के मतों से प्राप्त हुआ कि भाई होना क्या चाहिए एक राज्य में, ठीक है। तो उसी मोंटेविडियो कन्वेंशन से पता चला कि एक राज्य में भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता होनी चाहिए। रिवीजन के लिए हम याद हो जाए आप लोग को, फिर से हम बात दोहरा रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए? भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और सरकार होनी चाहिए, और संप्रभुता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि संप्रभुता बोलते किसे हैं, कहते क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ठीक है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ ही होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो अब हम इसको, इसी चारों को अपने भारत देश पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो भारत में भाई भूभाग है क्या? हाँ है, 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर है, तो है। और उसके बाद जनसंख्या है, बड़ी बड़ी मात्रा में है, 136 करोड़ है। सरकार, हाँ सरकार भी है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। संप्रभुता, हाँ संप्रभुता भी है, क्योंकि उदाहरण के लिए हम राम मंदिर का जो निर्णय है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ठीक है। उन्होंने कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति से तो निर्णय, चाहे उसका क्या बोलते हैं, राय तो नहीं मांगी कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पास संप्रभुता है, ठीक है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अब संप्रभुता का अगर बोलेंगे अच्छे तरीके से परिभाषा, तो उसको बोलेंगे जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, ऐसे देश को संप्रभु, यानी वह संप्रभुता है, मतलब कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता है उसमें। यही बात हम लोग देखेंगे, यही है संप्रभुता का मीनिंग क्या होता है। तो राज्य को हमने समझा कि राज्य में क्या क्या होना चाहिए। अब एक तो संधि विच्छेद हम लोग पढ़ लिए कि राज्य, और दूसरा है व्यवस्था, ठीक है। तो व्यवस्था को बोलेंगे सिस्टम। तो देखिए, किसी भी व्यवस्था को कायम करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आप ही के घर में होगा कि हमारे घर में इस व्यवस्था को लाना है, तो पहले हम नियम बनाएंगे कि भाई ये सब नहीं करना है, ये करना है, और यही सब होता है। जैसे कि कोई ऑफिस में कोई काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पे कुछ व्यवस्था करना है, तो कुछ नियम हम कर रखेंगे कि ये काम किसी और का, ये काम है, नियम कानून बनाएंगे, तब तो उस व्यवस्था पे हम लोग जा पाएंगे। तो व्यवस्था से क्या होता है, पहले नियम, ठीक है, व्यवस्था बनाने के लिए पहले नियम। नियम में भी क्या, तो मौलिक नियमों के समूह का संविधान, ठीक है, मौलिक नियमों के समूह को संविधान कहेंगे, ठीक है।
किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। यह हमारा किताबी रूप से मतलब है, इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि संविधान किसे कहेंगे, इसका मतलब और मौलिक नियम को भी हम आगे अभी समझेंगे। एक प्रश्न आप लोग के लिए कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो वो संप्रभुता है। क्या? निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। एक प्रश्न और कि 1947 ईस्वी से पहले भारत में संप्रभुता थी, तो नहीं थी। क्यों नहीं थी? कारण जानेंगे। इसी कारण से 1947 से भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि यहाँ भूभाग, जनसंख्या, सरकार थी, परंतु संप्रभुता नहीं थी। हमारी जो सरकार थी वह ब्रिटिश के अंदर काम करती थी। अब हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। यहाँ कुछ कम है, लेकिन किसके अंडर था? ठीक है, कौन किसके अंडर है ये जानेंगे कि संप्रभुता क्यों नहीं थी। देखिए क्यों नहीं थी। सबसे ऊपर थे ब्रिटिश ताज थे, ठीक है, उसके नीचे ब्रिटिश संसद काम किया करती थी, और उसके नीचे वायसराय काम करती थी, और वायसराय के नीचे भारत की सरकारें काम करती थी। तो कैसे हमारा देश संप्रभुता था? सब किसी के ना अंडर है, इसीलिए संप्रभुता नहीं थी। तो प्रश्न पूछेगा कि 1947 ईस्वी से पहले क्या भारत एक संप्रभुता था? तो नहीं था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिन्हें पूर्ण रूप से लेने की आज़ादी नहीं थी। तो यही है, 1947 से पहले भारत राज्य था, तो भारत राज्य नहीं था। किसके कारण नहीं था? तो संप्रभुता के कारण नहीं था। राज्य भूभाग था ही, और जनसंख्या भी बड़ी मात्रा में थी, सरकारें भी थी, परंतु संप्रभुता ही नहीं था। ठीक है। व्यवस्था। अब व्यवस्था को और अच्छे तरीके से समझेंगे। व्यवस्था रखने के लिए पहला शर्त है नियम। अगर हमें व्यवस्था बनानी है तो पहले नियम बनाने होंगे। यह पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, जब हम इन नियमों को एक समूह में रखेंगे तो वह संविधान बन जाता है। कहा था हमने कि संविधान को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम व्यवस्था को कायम करने के लिए नियम बनाएंगे, और हम इसी नियमों को एक समूह में रखेंगे। ठीक है, एक जगह रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा संविधान बन जाएगा। ठीक है, और नियमों में भी किस नियमों को रखेंगे? मौलिक नियमों को रखेंगे। तो अब चर्चा की बात यह है, विषय उठता है प्रश्न कि मौलिक नियम किसे कहेंगे। तो यह जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। एक हम मौलिक नियम बनाते हैं। ठीक है, एक हम इसमें क्या है मौलिक नियम में कि एक ही हम मौलिक नियम बनाते हैं, उसके आधार पे अलग अलग नियम बनाते हैं या अलग अलग कानून बनाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में हमको एक अधिकार दिया गया है राइट टू लेफ्ट का। ठीक है, अनुच्छेद 21 में हमको एक अधिकार दिया गया है राइट टू लेफ्ट का, जिसको हिंदी में बोलेंगे जीने की स्वतंत्रता या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसका भी अर्थ अभी जानेंगे। अब इसी को आधार रखकर, अब अनुच्छेद 21 को ही अपना आधार रखकर हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। ठीक है, क्यों बनाया गया है? अभी प्रश्न फिर उठता है। तो इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 21 कहता क्या है? अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, ये हमारा आधार था कि हमने अनुच्छेद 21 को आधार लिया, उसी पे देखिए हम लोग अब कितने नियम बनाएंगे। तो प्रदूषण बढ़ेगा किससे? पर्यावरण संरक्षण कानून बना। ठीक है, अगर हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे, प्रदूषण फैलाते रहेंगे, तो इस कानून का उल्लंघन होगा ना। तो बात यही है। फिर इसी अनुच्छेद 21 पे देखिए, और कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। अनुच्छेद 21 नियम क्या बनाया? तो पर्यावरण संरक्षण, इसमें हमारी जीने की स्वतंत्रता खत्म ना हो रही है अगर हम इस प्रदूषण का उल्लंघन करेंगे तो। दूसरा, वायु प्रदूषण संरक्षक, इसमें भी हम एयर पॉल्यूशन करते रहेंगे तो हाँ, इस कानून का उल्लंघन होगा, जीने की स्वतंत्रता हमारी खत्म होगी। तो देखिए, अनुच्छेद 21 को ही आधार बनाकर कितने सारे नियम बनाए गए हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मौलिक नियम बोलते हैं। जल प्रदूषण, आयुष्मान योजना, खाद्य सुरक्षा कानून। तो आप बोलिएगा खाद्य सुरक्षा कानून FDI,
तो क्योंकि इसमें भी क्या है, जीने के लिए खाना चाहिए और हम लोग को यही नहीं मिलेगा, तो फिर इसमें भी नियम का उल्लंघन होगा। ये सभी नियमों को आधार बनाकर हमने कानून बनाया है। यही शुरू में हम लोगों ने बात किया था कि इसी सभी नियमों को आधार बनाकर ये सब कानून बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।